नमस्कार। इकोनॉमिक्स अवध क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग यूजीसी नेट 2013 का पेपर सॉल्व करेंगे। इस पेपर में हम लोग 50 बहुविकल्पी प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। यह प्रश्न आगामी शिक्षक भर्ती परीक्षा जैसे टीजीटी, पीजीटी, नेट, जेआरएफ, केवीएस, एनवीएस, जीआईसी, एलटी, आरपीएससी फर्स्ट एंड सेकेंड ग्रेड एग्ज़ाम तथा असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम के साथ साथ बिहार इंटर कॉलेज प्रवक्ता के लिए महत्वपूर्ण है। यहाँ से प्रश्न एग्ज़ाम में मिलने की काफ़ी संभावना है। तो देखते हैं जून 2013 के यूजीसी नेट के पेपर में क्या क्या प्रश्न पूछे गए थे। एक नंबर प्रश्न है, द्वयाधिकारी के कूर्नो मॉडल के अंतर्गत प्रत्येक द्वयाधिकारी कितना उत्पादन करेगा? ऑप्शन ए उत्पादन का आधा, बी उत्पादन या आउटपुट का 1/4, सी उत्पादन का 1/6 और डी कुल उत्पादन का 1/3। तो द्वयाधिकारी या द्वयाधिकार के कूर्नो मॉडल के अंतर्गत एक द्वयाधिकारी जो है कुल उत्पादन का 1/3 उत्पादन करेगा। 1/3 उत्पादन करेगा। 1/3 का मतलब ऑप्शन डी सही दिया गया है इसमें। अगला प्रश्न है, जब तक प्रतिस्थापन प्रभाव आय प्रभाव पर छाया रहता है श्रम आपूर्ति वक्र। तो श्रम आपूर्ति वक्र जब तक क्या होता है, प्रतिस्थापन प्रभाव आय प्रभाव पर छाया रहता है, तब श्रम का आपूर्ति वक्र सकारात्मक रूप से ढलवा होता है। सकारात्मक रूप से ढलवा का मतलब बी सही है आंसर इसका 2 नंबर प्रश्न का। अगला 3 नंबर प्रश्न है, एकाधिकारी प्रतिस्पर्धा की मुख्य विशेषता है। एकाधिकारी प्रतिस्पर्धा की मुख्य विशेषता क्या है? फर्स्ट में क्या दिया गया? उत्पाद विभेदीकरण, गैर कीमत प्रतिस्पर्धा, फर्मों की बड़ी संख्या और प्रवेश एवं बहिर्गमन की स्वतंत्रता, फर्में अंतःनिर्भर होती हैं। तो एकाधिकारी प्रतिस्पर्धा की प्रमुख विशेषताओं में उत्पाद विभेदीकरण पाया जाता है, गैर कीमत प्रतिस्पर्धा पाई जाती है और फर्मों की बड़ी संख्या और प्रवेश एवं बहिर्गमन की स्वतंत्रता देखने को मिलती है। तो इस प्रकार से कूट में हम लोग देखते हैं 1, 2 और 3। 1, 2 और 3 सही है। 1, 2 और 3 सी ऑप्शन में है, तो 3 नंबर प्रश्न का सही आंसर सी है। अगला 4 नंबर प्रश्न है, एकाधिकार पैरेटो अदक्ष या अप्रभावी होता है। एकाधिकार पैरेटो अदक्ष या अप्रभावी होता मतलब एकाधिकार में पैरेटो का जो नियम है वह लागू नहीं होता है, कथन दिया गया है यह। और कारण में क्या दिया गया है? आर, कीमत में कमियों के बदले में वह जो आय का भाग देने को तैयार होगा उसे संभव बनाने के लिए संसाधनों के आवंटन को बदलना संभव होगा। तो कीमत में कमियों के बदले में वह जो आय का भाग देने को तैयार होगा उसे संभव बनाने के लिए संसाधनों के आवंटन को बदलना संभव होगा। तो इसमें जो है ए और आर दोनों सही हैं और यह आर ए की व्याख्या कर रहा है। ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की व्याख्या कर रहा है। इस प्रकार से 4 नंबर प्रश्न का सही आंसर सी है। अगला 5 नंबर प्रश्न है, यदि श्रम और पूंजी में किसी भी आनुपातिक परिवर्तन के साथ MPL/MPK नहीं बदलता है तो उत्पादन फलन निम्नलिखित होगा। यदि श्रम और पूंजी में किसी भी आनुपातिक परिवर्तन के साथ अगर MPL/MPK नहीं बदलता है तो उत्पादन फलन रेखीय होगा, अरेखीय होगा, समरूप होगा, समस्थितिकी होगा। तो यदि श्रम और पूंजी में किसी भी आनुपातिक परिवर्तन के साथ MPL/MPK नहीं बदलता है तो उत्पादन फलन जो है समस्थितिकी होगा। समस्थितिक डी ऑप्शन सही है। अगला सूची फर्स्ट को सूची सेकंड में दी गई मदों के साथ सुमेलित करें और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करें। सूची फर्स्ट में क्या दिया गया है और सूची सेकंड में क्या दिया गया है। सूची फर्स्ट में पहला जो है वह है फर्म की एजेंसी थ्योरी। फर्म की एजेंसी थ्योरी जो है यह किसके द्वारा दी गई है? तो फर्म की एजेंसी थ्योरी जो है यह
MC जेनसन एवं WJ मैकलिन द्वारा दी गई है। ए का मिलान होगा 2 से, ए का मिलान 2 से, तो बी और सी अभी तक हैं। एक्स कुशलता जो है, एक्स कुशलता सबको पता है हार्वे लेवेंस्टीन द्वारा दी गई है। बी का मिलान हो जाएगा 4 से, तो बी सेकंड का मिलान हो जाएगा 4 से, तो बी ऑप्शन सही अभी तक है। और उपयोगिता अधिकतमीकरण मॉडल, तो उपयोगिता अधिकतमीकरण मॉडल जो है वह OE विलियमसन द्वारा दिया गया है। थर्ड का मिलान हो जाएगा फर्स्ट से। और एजवर्थ बॉक्स रेखाचित्र सर्वप्रथम किसने उपयोग किया, तो एजवर्थ बॉक्स रेखाचित्र सर्वप्रथम पैरेटो द्वारा प्रयोग किया गया था। तो 4 का मिलान हो जाएगा 3 से। तो इस प्रकार से 1 2 3 4, फर्स्ट का 1 से, 1 2 3 और 4, यह मिलान हो जाएगा इससे। 1 2 3 4, फर्स्ट का मिलान हो जाएगा 2 से, फर्स्ट का मिलान है 2 से, सेकंड का मिलान है 4 से, थर्ड का मिलान 1 से और फोर्थ का मिलान 3 से, क्योंकि एजवर्थ बॉक्स का सर्वप्रथम प्रयोग जो है विल्फ्रेड पैरेटो द्वारा किया गया। तो बी ऑप्शन सही है 6 नंबर प्रश्न का। अगला 7 नंबर प्रश्न है। 7 नंबर प्रश्न क्या है, अल्पकालिक औसत कुल लागत और दीर्घकालिक औसत लागत के स्पर्श बिंदु पर अल्पकालिक सीमांत लागत। तो अल्पकालिक औसत कुल लागत और दीर्घकालिक औसत लागत के स्पर्श बिंदु पर अल्पकालिक सीमांत लागत जो है वह दीर्घकालिक सीमांत लागत के बराबर होती है। दीर्घकालिक सीमांत लागत के बराबर होने का मतलब हुआ डी ऑप्शन सही है, डी ऑप्शन में दिया गया है। अगला, पैमाने के वर्धमान प्रतिफल के साथ बाजार में संतुलन किस स्थिति में अधूरा है। तो पैमाने के वर्धमान प्रतिफलों के साथ बाजार में संतुलन किस स्थिति में अधूरा है। ऑप्शन ए पूर्णतः प्रतिस्पर्धात्मक बाजार, बी एकाधिकारी बाजार, सी पूर्णतः प्रतिस्पर्धात्मक बाजार, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो पैमाने के वर्धमान प्रतिफलों के साथ बाजार में संतुलन जो है वह पूर्णतः प्रतिस्पर्धात्मक बाजार में अधूरा होता है, पूर्णतः प्रतिस्पर्धी बाजार में अधूरा होता है, सी ऑप्शन सही है। अगला, यदि 1 अनैच्छिक बेरोजगारी, 2 प्रच्छन्न बेरोजगारी, 3 संघर्ष जनित बेरोजगारी और 4 संरचनात्मक बेरोजगारी है तो पूर्ण रोजगार निम्नलिखित में सामंजस्य रखता है। तो ऐसी स्थिति में जो है पूर्ण रोजगार की स्थिति में संघर्ष जनित बेरोजगारी और संरचनात्मक बेरोजगारी आपस में सामंजस्य रखता है। संघर्ष जनित बेरोजगारी और संरचनात्मक बेरोजगारी 3 और 4 सी ऑप्शन में दिया गया, तो 9 का सही आंसर सी है। अगला है, कीन्स के निरपेक्ष आय प्राकल्पना के समीकरण सी अल्फा 0 प्लस BY में, जहाँ सी उपभोग व्यय, अल्फा 0 उपभोग व्यय जब आय Y शून्य है और बी उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति MPC है, तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो इसमें कौन सा कथन गलत होगा, देखते हैं। MPC आय के स्तर से स्वतंत्र है, यह सही है। MPC आय के स्तर से स्वतंत्र है। MPC आय के स्तर पर आश्रित है, यही गलत है। MPC आय के स्तर पर आश्रित है या नहीं है, MP आय के स्तर से स्वतंत्र है। आय के बढ़ने पर APC गिरता है, ठीक है, APC ज़्यादा होता है MPC से। तो बी को छोड़कर बाकी सभी कथन सही हैं इसमें। अगला प्रश्न है 11 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन मिथ्या है या गलत है। तो इसमें गलत कथन जो है देखते हैं क्या है। ए, जब कर एक मुश्त कर है तो संतुलित बजट गुणक इकाई के बराबर होता है। बी, जब कथन यथामूल्य है संतुलित बजट गुणक इकाई से कम होता है। सी, कर गुणक सरकारी व्यय गुणक से कम होता है। और डी, कर गुणक सरकारी व्यय गुणक से ज़्यादा होता है। तो इसमें जो कथन गलत है, कर गुणक सरकारी व्यय गुणक से ज़्यादा होता है। कर गुणक सरकारी व्यय गुणक से ज़्यादा नहीं होता है, बराबर हो सकता है। तो इसमें डी गलत है। बाकी, जब कर एक मुश्त कर है तो संतुलित बजट गुणक इकाई के बराबर है। जब कर यथा मूल्य कर है तो संतुलित बजट गुणक जो है इकाई से कम है। और जब कर गुणक सरकारी व्यय गुणक से कम होता है हमेशा। अगला प्रश्न है, सूची फर्स्ट के साथ सुमेलित करना है। क्या दिया गया है सूची फर्स्ट और सूची सेकंड में।
12 नंबर प्रश्न में सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। क्या है? डेल जार्गनसन। डेल जार्गनसन ने कौन सा सिद्धांत दिया, पूछा गया है। तो डेल जार्गनसन जो है नव क्लासिकल सिद्धांत से संबंधित अर्थशास्त्री हैं। तो एक का जो मिलान है वह हो जाएगा बी से। अगला जेमकिंस। तो जेमकिंस जो है मूल्य मानदंड की बात करते हैं, या वर्तमान मान या मूल्य मानदंड की बात करते हैं। जेम्स कोहन जो है क्यू सिद्धांत की बात करते हैं। और जेम्स क्लार्क जो है त्वरक की बात करते हैं। तो अगर इसमें जेम्स क्लार्क पहले मिलाया जाए तो 4 का मिलान हो जाएगा सी से। तो ए और बी सही हैं। और जेम्स कोहन जो है क्यू सिद्धांत की बात करते हैं, और 3rd का मिलान हो जाएगा ए से। तो इसमें सही आंसर जो है बी है, बी। अगला है 13 नंबर प्रश्न। अभिकथन ए क्या है? तरलता फंदे में मुद्रा की मांग पूर्णतः ब्याज लोचनीय होती है। आर, क्योंकि इस स्थिति में सभी निवेशकर्ता अपेक्षा करते हैं कि बाजार दर ब्याज की प्राकृतिक दर की ओर बढ़ेगी। तरलता फंदे में मुद्रा की मांग पूर्णतः ब्याज लोचनीय होती है, क्योंकि इस स्थिति में सभी निवेशक अपेक्षा करते हैं कि बाजार दर ब्याज की प्राकृतिक दर की ओर बढ़ेगी। तो इसमें ए और आर दोनों सही हैं। आर ए की सही व्याख्या कर रहा है। 13 नंबर प्रश्न का सही आंसर सी है, वो ए है। अगला 14 नंबर प्रश्न है। कालावधि अनुसार निवल निवेश व्यय की दर निम्नलिखित की अधोमुखी ढलान की प्रवणता पर निर्भर करती है। तो कालावधि अनुसार निवल निवेश व्यय की दर निम्नलिखित की अधोमुखी ढलान की प्रवणता पर निर्भर करती है। तो यह निवेश अनुसूची की सीमांत क्षमता के ढलान पर निर्भर करती है। ए ऑप्शन सही है। अगला 15 नंबर प्रश्न है। मुद्रा की मांग के निर्धारक के रूप में किसका विशिष्ट रूप से उल्लेख नहीं किया गया है? मुद्रा की मांग के निर्धारक के रूप में किसका उल्लेख नहीं किया गया है? तो संपदा मुद्रा की मांग का निर्धारक है। वैकल्पिक परिसंपत्तियों पर नाम मात्र लब्धि मुद्रा की मांग का निर्धारक है। मुद्रास्फीति की दर मुद्रा की मांग का निर्धारक है। ब्याज की वास्तविक दर मुद्रा की मांग का निर्धारक नहीं है। डी ऑप्शन सही है। अगला है 16 नंबर प्रश्न। व्यापार चक्रों की व्याख्या करने के लिए निम्नलिखित में से किस अर्थशास्त्री ने स्टॉक समायोजन का उपयोग किया? ऑप्शन ए एनकेल्डार, बी जे.आर. हिक्स, सी सैमुअल्सन और डी जेमकिंस। तो स्टॉक समायोजन की बात जो है जेमकिंस द्वारा की गई है, और जेमकिंस जो है ऑप्शन डी में दिया गया है। डी सही है। 16 नंबर प्रश्न का सही आंसर 17। गरीबी के दुष्चक्र की अवधारणा किससे संबंधित है? तो गरीबी के दुष्चक्र की अवधारणा रेगनर नर्क्स से संबंधित है। बी ऑप्शन सही है 17 नंबर प्रश्न में। 18 नंबर प्रश्न। औंधी यू आकार आय वितरण परिकल्पना किससे संबंधित है? जे.बी. क्लार्क, डेविड रिकार्डो, साइमन कुजनेट्स, एडम स्मिथ। तो औंधी यू आकारकीय आय वितरण परिकल्पना जो है वह साइमन कुजनेट्स से संबंधित है। सी सही है। अगला एचडीआई के घटक हैं। तो एचडीआई के घटकों में दीर्घ आयु शामिल किया जाता है। शिशु मृत्यु दर को शामिल नहीं किया जाता है। शैक्षिक उपलब्धि और मर्यादित जीवन स्तर को शामिल किया जाता है। तो फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ डी ऑप्शन में है। तो डी सही 19 का। अगला 20 नंबर प्रश्न है। 20 नंबर प्रश्न क्या है? विकास के क्लासिकीय सिद्धांत में निम्नलिखित प्रतिपादकों को अनुवर्ती क्रम में व्यवस्थित करें। डेविड रिकार्डो, एडम स्मिथ, जे.एस. मिल, रॉबर्ट माल्थस। तो इनको जो है ये क्लासिकल अर्थशास्त्री हैं और इनको अनुवर्ती क्रम में व्यवस्थित करना है। तो अनुवर्ती क्रम में व्यवस्थित करने का मतलब हुआ एडम स्मिथ फर्स्ट, फिर हो जाएगा एडम स्मिथ के बाद एडम स्मिथ,
एडम स्मिथ, माल्थस, माल्थस माल्थस 4। फिर फर्स्ट एडम स्मिथ का जो समय है वह 1723 है, माल्थस का जो समय है 1766 है, और रिकार्डो का जो समय है 1772 है, और मिल का जो समय है 1806 है। तो यह 1723, 66, 72, 1806। तो एडम स्मिथ 1723 फर्स्ट एडम स्मिथ हो जाएगा। सेकेंड नंबर पे माल्थस, सेकेंड नंबर पे 4 हो जाएगा, ठीक। फर्स्ट पे हो जाएगा एडम स्मिथ, सेकेंड हो जाएगा फर्स्ट पे, सेकेंड पे फोर्थ हो जाएगा, और फोर्थ मतलब रॉबर्ट माल्थस हो जाएगा, और थर्ड पे हो जाएंगे 1772। 1772 में है रिकार्डो, थर्ड पे रिकार्डो फर्स्ट हो जाएंगे रिकार्डो, और फिर हो जाएंगे जेम्स मिल थर्ड। तो यह सीरीज बनेगी, यह क्रम बनेगा, सेकेंड फोर्थ फर्स्ट थर्ड, सेकेंड फोर्थ फर्स्ट थर्ड है ही नहीं, तो ये ए ऑप्शन सही हो सकता है। अगला प्रश्न है मार्क्सवादी योजना में एम है जहाँ एम डैश ज़्यादा है, एम से, और एम अतिरेक मूल्य है। तो ऐसी स्थिति में अभिकथन के बाद कारण क्या है? इस अतिरेक मूल्य का मुख्य कारण कच्चा माल, मशीनें इत्यादि है। तो इस अतिरेक मूल्य का मुख्य कारण कच्चा माल, मशीनें इत्यादि है। तो इसमें ए सही है, लेकिन आर जो है गलत है। ए सही है, आर गलत है। अगला प्रश्न है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित करें। सूची फर्स्ट और सूची सेकंड। फर्स्ट में क्या दिया गया है? अल्प विकास का संरचनात्मक दृष्टिकोण। तो अल्प विकास का संरचनात्मक दृष्टिकोण जो है वह होलिस चिनेरी द्वारा दिया गया है। होलिस चिनेरी फर्स्ट सेकंड से मिल जाएगा। स्वतंत्र व्यापार नीति, स्वतंत्र व्यापार नीति क्लासिकीय अर्थशास्त्रियों की देन है। सेकंड का मिल जाएगा फर्स्ट से। विस्तारित पुनर्उत्पादन की विभागीय योजना। तो विस्तारित पुनर्उत्पादन की विभागीय योजना जो है वह कार्ल मार्क्स की थ्योरी से लिया गया है। तो थर्ड का मिलान हो जाएगा फोर्थ से। और संचय का स्वर्णिम युग। तो संचय का स्वर्णिम युग जो है वह दिया गया है स्थायी राजकीय विकास। संचय का स्वर्णिम युग जो है स्थायी राजकीय विकास की बात करता है। तो फोर्थ का मिलान हो जाएगा थर्ड से। तो सेकंड फर्स्ट फोर्थ थर्ड, सेकंड फर्स्ट फोर्थ थर्ड, ए ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से इसमें भी मिलाना है। क्रांतिक न्यूनतम प्रयास, क्रिटिकल क्रांतिक न्यूनतम प्रयास। तो क्रांतिक न्यूनतम प्रयास सिद्धांत का प्रतिपादन लेविनस्टीन द्वारा किया गया था। ए फर्स्ट का मिलान थर्ड से, सेकंड का मिलान क्या होगा? छुरीधार समस्या। छुरीधार समस्या हैरट द्वारा दी गई है, 4 से मिलेगा। अमानक स्वर्णिम युग, बास्टर्ड गोल्डन एज। तो बास्टर्ड गोल्डन एज जो है यह आर.एफ. काहन द्वारा दी गई अवधारणा है। फर्स्ट का मिलान हो जाएगा, फर्स्ट नहीं थर्ड का मिलान हो जाएगा फर्स्ट से। अगला प्रबल प्रयास सिद्धांत। प्रबल प्रयास सिद्धांत जो है वह रोडान द्वारा दी गई अवधारणा है। फोर्थ का मिलान हो जाएगा रोडान सेकंड से। तो थर्ड फोर फर्स्ट सेकंड, थर्ड फोर फर्स्ट सेकंड, ए ऑप्शन सही है। 23 नंबर प्रश्न का सही आंसर ए है। अगला 24 नंबर प्रश्न है भारत में राष्ट्रीय आय की वृद्धि की दर के संबंध में कौन से वर्ष सर्वश्रेष्ठ और सबसे बुरे थे? तो भारत में राष्ट्रीय आय की वृद्धि दर के संबंध में सर्वश्रेष्ठ और सबसे अच्छे वर्षों में जो है वह 1989 और 1979 80, 88 89 और 79 80, सी ऑप्शन दिया गया है। अगला हाल ही के वर्षों में अशोधित जन्म दर के आरोही क्रम में राज्यों को श्रेणीगत करें।
तो अशोधित जन्म दर मतलब अशोधित जन्म दर का मतलब होता है कि प्री मेच्योर डिलीवरी अशोधित जन्म दर हो जाएगा। तो इसमें आरोही क्रम में राज्यों को व्यवस्थित करना है। तो पहले स्थान पर आंध्र प्रदेश, सेकंड पे कर्नाटक, थर्ड पे एमपी और फोर्थ पे उत्तर प्रदेश है। ए ऑप्शन सही है। अगला 26 नंबर प्रश्न है, भारत की किस पंचवर्षीय योजना में समृद्धि दर के संबंध में सेवा क्षेत्र और औद्योगिक क्षेत्र के बीच सबसे बड़ा अंतराल रहा है? तो भारत की किस पंचवर्षीय योजना में समृद्धि दर के संबंध में सेवा क्षेत्र और औद्योगिक क्षेत्र में सबसे बड़ा अंतराल रहा है? तो यह अंतराल जो रहा है 9वीं पंचवर्षीय योजना में रहा है। और 9वीं पंचवर्षीय योजना 1997 से 2002 के बीच चली थी। 9वीं पंचवर्षीय योजना किस ऑप्शन में है? सी ऑप्शन में है। 9वीं पंचवर्षीय योजना सबसे ज़्यादा अंतराल रहा है। 9वीं पंचवर्षीय योजना में सेवा क्षेत्र और औद्योगिक क्षेत्र में जो अंतराल रहा वह कितना रहा है? उद्योगों में जो वृद्धि दर थी 9वीं पंचवर्षीय योजना में 4.51% थी और सेवा क्षेत्र में 7.78% थी। तो यह अंतर जो था 3.27% बताया जा रहा है, सबसे ज़्यादा है सभी पंचवर्षीय योजनाओं में। तो 9वीं पंचवर्षीय योजना 1997 से 2002 के बीच चलाई गई। तो 9वीं पंचवर्षीय योजना सी ऑप्शन सही है। अगला 27 नंबर, भारत की राष्ट्रीय विनिर्माणकारी नीति के अनुसार विनिर्माण क्षेत्र के मध्यकालिक अभीष्ट विकास लक्ष्य के बारे में सही उत्तर प्रदान करें। तो विनिर्माण क्षेत्र में मध्यकालिक अभीष्ट विकास लक्ष्य का जो सही उत्तर है 12 से 14% है। डी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, HDR 2011 के अनुसार मानव विकास सूचकांक निम्नलिखित में से किस देश का बेहतर है? तो यह बेहतर है श्रीलंका और मिस्र का। श्रीलंका और मिस्र का ए ऑप्शन, श्रीलंका और मिस्र का ए। अगला 29 नंबर प्रश्न है, भारत की सरकार द्वारा 2011-12 में मनरेगा के अंतर्गत परिव्यय की राशि, तो 2011-12 में मनरेगा के अंतर्गत जो व्यय की राशि थी वह 40,000 करोड़ रुपए थी। 40,000 करोड़ सी ऑप्शन में दिया गया है, सी सही है। अगला है, बाकी वर्तमान का मतलब 2022-23 और 22-23 कह रहे हैं। वर्तमान में 2023-24 और 24-25 के बजट में मनरेगा में जो खर्च है उसको जान लेते हैं। 2023-24 मनरेगा में खर्च का बजट जो है वह 60,000 करोड़ रुपए था और 24-25 में यह व्यय बढ़ाकर 86,000 करोड़ रुपए कर दिया गया है। तो वर्तमान में मनरेगा का जो परिव्यय है वह 86,000 करोड़ रुपए है और 2011 में 40,000 करोड़ रुपए था, लगभग दोगुने से थोड़ा सा अधिक है। 30 नंबर प्रश्न है, वर्ष 2010 में विश्व व्यापारिक निर्यात में भारत के हिस्से के बारे में सही उत्तर प्रदान करें। तो 2010 में विश्व व्यापारिक निर्यात में भारत की हिस्सेदारी जो है वह 1.1.5% थी और वर्तमान में 2023 में वैश्विक निर्यात में भारत की हिस्सेदारी 1.82% है और 1.82% के साथ वैश्विक निर्यात में भारत जो है 17वां स्थान रखता है, 17वें स्थान पर है 1.82%। भारत में 2023-24 में कुल निर्यात, जिसमें सेवाओं और वस्तुओं का दोनों का निर्यात शामिल है, 778.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर का हुआ है कुल निर्यात 2023-24 में, जिसमें सेवा क्षेत्र का, सर्विस सेक्टर का निर्यात जो है 341.1 मिलियन डॉलर है और गुड्स का जो निर्यात है वह 437.1 मिलियन डॉलर बताया गया है। तो इस प्रकार से भारत का वर्तमान में वैश्विक निर्यात में जो हिस्सेदारी है वह 1.82% है और 2010 में 1.5% थी। अगला है, यदि दो देशों के बीच वस्तु ले जाने की परिवहन लागत दो देशों के बीच वस्तुओं के पूर्व लेन देन अंतर से अधिक होती है तो उस वस्तु में लेन देन संभावित है, असंभावित है, प्रतिवर्ती है, कह नहीं सकते हैं। यदि दो देशों के बीच वस्तु ले जाने की परिवहन लागत दो देशों के बीच वस्तुओं के पूर्व लेन देन अंतर से अधिक होती है तो उस वस्तु के लेन देन में जो है वह असंभावित है, उस वस्तु में लेन देन असंभावित है। बी ऑप्शन सही है। अगला है
रेविंजस्की प्रमेय के अनुसार स्थिर सापेक्ष वस्तु कीमतों पर सिर्फ एक कारक निम्नलिखित के उत्पादन में पूर्ण विस्तार की ओर प्रवृत्त करता है। किसको? दोनों वस्तुएं। वृद्धिकारी कारक को गहन रूप में उपयोग करने वाली वस्तु, गैर वृद्धिकारी कारक को गहन रूप में उपयोग करने वाली वस्तु, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो गैर वृद्धिकारी कारक को गहन रूप में उपयोग करने वाली वस्तु रेविंजस्की प्रमेय के अनुसार स्थिर सापेक्ष वस्तु कीमत पर सिर्फ एक कारक के लिए पूर्ण विस्तार की ओर प्रवृत्त करता है। बी ऑप्शन सही है। अगला, बाजार के सभी भागों में विनिमय दर को किसके द्वारा एक समान रखा जाता है? तो बाजार के सभी भागों में विनिमय दर को विनिमय विभाजन द्वारा एक समान रखा जाता है। तो 33 नंबर प्रश्न का सही आंसर ए है। अगला 34 नंबर प्रश्न है, कारक कीमत समकारी प्रमेय द्वारा किस शर्त को प्रासंगिक माना गया है? तो कारक कीमत समकारी प्रमेय द्वारा किस शर्त को प्रासंगिक माना गया है? कोट देख लेते हैं। भिन्न उपादान एंडाउमेंट देशों की विशेषता है। ठीक है, ए फर्स्ट सही है। सेकंड में क्या है? भिन्न उत्पाद फलन देशों की विशेषता है। भिन्न उत्पाद सघनताएं उद्योगों की विशेषता है। यह थर्ड सही है। और प्रत्येक देश उस वस्तु का निर्यात करेगा जो अपने प्रचुर साधन का तुलनात्मक रूप से गहनता से उपयोग करेगा। तो फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ सही है। फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ जो है, फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ सी ऑप्शन में दिया गया है। फर्स्ट, सेकंड नहीं, फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ सही। फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ। तो फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ किसमें है? फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ बी ऑप्शन में दिया गया है। तो बी सही है। 35 नंबर प्रश्न का सही 34 नंबर प्रश्न का सही आंसर बी है। अगला, भुगतान संतुलन के मौद्रिक उपागम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? तो भुगतान संतुलन के मौद्रिक उपागम के संबंध में यह भुगतान संतुलन को अनिवार्यतः मौद्रिक घटना के रूप में देखता है। यही सही है। बाकी बी ऑप्शन क्या है? भुगतान संतुलन में घाटा राष्ट्र में मुद्रा की अतिरिक्त मांग के फलस्वरूप होता है। नहीं। अतिरिक्त भुगतान संतुलन मुद्रा की अतिरिक्त आपूर्ति के कारण होता है। यह भी नहीं है। भुगतान संतुलन में असंतुलन दीर्घकाल में स्वचालित रूप से ठीक हो जाता है। यह तीनों गलत हैं। ए सही है। अगला प्रश्न, जब राष्ट्र आयात शुल्क लगाता है तो राष्ट्र का देय वक्र कैसा होगा? तो जब राष्ट्र आयात शुल्क लगाता है तो राष्ट्र का देय वक्र अक्ष जो निर्यात वस्तु का माप करता है से दूर खिसक जाएगा। जब राष्ट्र आयात शुल्क लगाता है तो राष्ट्र का देय वक्र अक्ष जो निर्यात वस्तु का माप करता है से दूर खिसक जाएगा। यही सही, ए सही है। 36। अगला 37, यदि व्यापार की अंतर्राष्ट्रीय शर्त उस स्तर पर तय होती है जो प्रत्येक देश की अवसर लागत के बीच पड़ता है। यदि व्यापार की अंतर्राष्ट्रीय शर्त उस स्तर पर तय होती है जो प्रत्येक देश की अवसर लागत के बीच पड़ता है तो क्या होगा? किसी भी देश के लिए लाभकारी व्यापार का कोई आधार नहीं है। दोनों देशों को व्यापार से लाभ होता है। यदि व्यापार की अंतर्राष्ट्रीय शर्तें उस स्तर पर तय होती हैं जो प्रत्येक देश की अवसर लागत के बीच पड़ता है तो दोनों देशों को व्यापार से लाभ होगा। भी सही है। अगला 38 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित को काल क्रमानुसार व्यवस्थित करें। तो इनको काल क्रमानुसार अप्रत्यक्ष कर जांच समिति झा समिति जो है, अप्रत्यक्ष कर जांच समिति की झा समिति जो है वह झा समिति का गठन हुआ 1981। अगला है कर सुधार समिति, कर सुधार के लिए चिलैया समिति का गठन हुआ 1991। और अगला है कराधान जांच आयोग माथुर आयोग, तो माथुर आयोग का गठन हुआ 1953 में। और प्रत्यक्ष कर जांच समिति वांचू समिति, तो वांचू समिति का गठन हुआ 1970 में। तो कालक्रमिक अनुसार व्यवस्थित करने पर पहले नंबर पे 1953, 70, सबसे लास्ट में होगा 91। सबसे लास्ट में 91 का मतलब हुआ चिलैया समिति, कर सुधार के लिए चिलैया समिति सेकंड सबसे लास्ट में हो जाएगा। और फर्स्ट नंबर पे हो जाएगा 53 पे कौन है? माथुर समिति, तो थर्ड हो जाएगा फर्स्ट नंबर पे। बी ऑप्शन सही है। 38 का सही आंसर बी है।
अगला 39 नंबर प्रश्न है, शून्य बजटन में निम्नलिखित में से कौन सा प्रासंगिक है? ऑप्शन देख लेते हैं, फिर कोड देखते हैं। बे की प्रत्येक मद को पूर्व बजट पुनरावलोकन में चुनौती दी जाती है। बे शून्य बजटन के संबंध में है, जिसका प्रतिपादन पीटर पायर द्वारा किया गया था। क्या है? बे की प्रत्येक मद को पूर्व बजट पुनरावलोकन में चुनौती दी जाती है, सही है। बे के किसी भी न्यूनतम स्तर को प्रदत्त मान लेने की अनुमति नहीं है, यह भी सही है। प्रत्येक मद के बे की हाशिए पर या सीमांतिक वृद्धि की जाती है, यह भी सही है। और फोर्थ में है, जब अगले वर्ष का बजट तैयार किया जाता है तो बे की अधिकांश मदों को प्रदत्त मान लिया जाता है। तो प्रदत्त नहीं माना जाता है, शून्य माना जाता है। तो इसमें यह गलत है। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड सही है। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड कोई दिए नहीं है। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ गलत है, फर्स्ट और सेकंड सही है, थर्ड भी गलत है। प्रत्येक मद के बे को हाशिए पर या वृद्धि नहीं होती, सबको शून्य माना जाता है। तो इसमें जो है सी सही है, फर्स्ट और सेकंड सही है। अगला है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड में दी गई मदों के साथ सम्मिलित करना है। इष्टतम आयकर, तो इष्टतम आयकर जो है, इष्टतम आयकर के संबंध में बात एफ रामसे द्वारा की गई है। एफ रामसे, थर्ड ए का मिलान हो जाएगा 3 से। राजनीति का आर्थिक सिद्धांत, तो राजनीति का आर्थिक सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? राजनीति का आर्थिक सिद्धांत एंथनी डाउन्स द्वारा दिया गया है, यह फोर्थ से मिलान हो जाएगा। स्थानीय लोक वस्तु, तो स्थानीय लोक वस्तु के संबंध में जो विचार है वह चार्ल्स टूबे द्वारा दिया गया है, फर्स्ट से हो जाएगा। और शून्य आधार बजट पीटर ए पायर द्वारा दिया गया है, तो सही हो जाएगा 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2 डी ऑप्शन में दिया गया है, तो डी सही है 40 का। अगला 41 नंबर पर, निम्नलिखित में से कौन सा कराधान की अनुपस्थिति के तुल्य है? कर का विचलन, कर का रूपांतरण, कर अपवंचन, कर का पूंजीकरण। तो कर का अपवंचन जो है कराधान की अनुपस्थिति के तुल्य है, कर का अपवंचन, सी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कर राज्य के क्षेत्राधिकार में पड़ता है, जैसा कि भारतीय संविधान की अनुसूची 7 की सूची सेकंड में वर्णित है? तो इसमें राज्य द्वारा जो कर लगाया गया है उसको पूछा गया है। अनुसूची 7 में जो राज्य द्वारा वर्णित है, देख लेते हैं कौन कौन से कर हैं। रेलवे माल भाड़े और सवारी भाड़े पर कर, तो यह केंद्र द्वारा लगाया जाता है, यह राज्य द्वारा नहीं है। समाचार पत्रों की बिक्री एवं खरीद और उनमें विज्ञापन पर कर, यह भी केंद्र द्वारा लगाया जाता है। कुछ वित्तीय दस्तावेजों के संबंध में स्टाम्प शुल्क की दर, यह भी केंद्र सरकार द्वारा लगाया जाता है। मनोरंजन, बाजी लगाने और जुआ खेलने समेत विलासिताओं पर कर, यह राज्य सरकार द्वारा लगाया जाता है, डी ऑप्शन सही है। राज्य द्वारा कर आधार के संबंध में राज्यों की वित्त व्यवस्थाओं में 19 मदें ऐसी हैं जिन पर राज्य सरकार कर लगाती है। उन 19 मदों को जान लेते हैं। भू राजस्व पर या भूमि पर कर, कृषि आय पर कर, कृषि भूमि के उत्तराधिकार पर कर, कृषि भूमि के संबंध में आस्ति कर, भूमि तथा भंवर पर कर, खनिजों के अधिकार पर कर, मानवीय उपयोग के लिए अल्कोहल पेय एवं अफीम, गांजा तथा अन्य मादक पदार्थ तथा औषधियों पर कर, स्थानीय क्षेत्रों के भीतर उपभोग या विक्रय के लिए प्रविष्ट वस्तुओं के ऊपर कर। इसके अलावा केंद्र राज्य सरकार द्वारा लगाए गए करों में विद्युत के विक्रय पर कर, समाचार पत्रों पर प्रकाशित तथा रेडियो के विज्ञापनों पर कर, कुछ समाचार पत्रों पर प्रकाशित जो विज्ञापन है उन पर खर्च। समाचार पत्रों की बिक्री पर जो खर्च है वह केंद्र सरकार द्वारा लगाया जाता है। सड़क या अंतर्देशीय जलमार्गों के द्वारा ले जाने वाली वस्तुओं पर तथा यात्रियों पर कर, सड़क पर चलने वाले वाहनों पर कर, जानवरों तथा नावों पर कर, मार्ग पर कर,
या व्यापार व्यवसाय तथा रोजगार पर कर, विलासिता पर कर जिसमें मनोरंजन, जुआ, बोली लगाना शामिल है। संघीय सूची में वर्णित मदों को छोड़कर अन्य प्रपत्रों के संबंध में स्टाम्प ड्यूटी को लिया जाता है। इसमें जो बी ऑप्शन दिया गया है, समाचार पत्रों की बिक्री एवं खरीद और उन पे विज्ञापनों पर खर्च जो है यह केंद्र सरकार द्वारा लगाया जाता है। राज्य सरकार द्वारा जो लगाया जाता है वह समाचार पत्रों पर प्रकाशित तथा रेडियो के विज्ञापनों पर कर है, और बिक्री पर जो है कर वह केंद्र सरकार द्वारा लगाया जाता है। अब केंद्र सरकार द्वारा जो कर लगाए जाते हैं, केंद्र सरकार द्वारा 13 आधारों पर कर लगाया जा सकता है, जिसमें कृषि आय को छोड़कर आयकर है, सीमा शुल्क है, मानवीय उपयोग के लिए अल्कोहल पेय, अफीम, गांजा, मादक औषध तथा मादक वस्तु को छोड़कर उत्पादित निर्मित वस्तुओं तथा तंबाकू पर उत्पाद शुल्क, निगम कर, भूमि कृषि भूमि को छोड़कर संपत्तियों पर आस्ति कर, व्यक्तियों तथा निगमों की कृषि भूमि को छोड़कर संपत्तियों के पूंजी मूल्य पर कर, कृषि भूमि को छोड़कर संपत्तियों के उत्तराधिकार पर कर, रेलवे, समुद्र या वायुमार्ग में वस्तुओं तथा यात्रियों पर सीमावर्ती कर तथा रेलवे किराया, और इसके अलावा स्टाम्प एक्सचेंज तथा स्टैम्प ड्यूटी कर, और वित्तीय विनिमय विपत्रों, चेक, प्राइमरी नोट, शाखा पत्र, बीमा पॉलिसी, अंश पत्रों तथा ऋण पत्रों के हस्तांतरण पर स्टैम्प ड्यूटी तथा समाचार पत्रों के विक्रय तथा उनमें प्रकाशित विज्ञापनों पर कर, अंतर्राज्यीय व्यापार तथा वाणिज्यिक समाचार पत्रों के विक्रय को छोड़कर, और इसके अलावा वस्तुओं के प्रेषण पर कर, चाहे यह प्रेषण राज्य अंतर्राज्यीय व्यापार के दौरान ही क्यों न हो। तो इस प्रकार से केंद्र सरकार, राज्य सरकार द्वारा जो कर लगाया गया है वह मनोरंजन, बाजी लगाने और जुआ खेलने समेत विलासिता पर कर शामिल किया है। अगला है 43 नंबर प्रश्न। कोहेन क्लार्क ने दावा किया कि विश्व के अधिकांश देशों के लिए कराधान की सुरक्षित उच्चतम सीमा क्या है? तो विश्व के अधिकांश देशों के लिए कराधान की जो सुरक्षित उच्चतम सीमा कोहेन क्लार्क द्वारा बताई गई वह राष्ट्रीय आय का 25% बताई गई है। 43 सही है। अगला 44 नंबर प्रश्न है, कौन सा कर आसानी से हस्तांतरित किया जा सकता है? तो एकाधिकार पर लगाया गया, एकाधिकारी पर लगाया गया एक मुश्त कर, आवासीय मकान पर लगाया गया कर, बिक्री योग्य पूंजीगत वस्तुओं पर कर, उत्तराधिकार संबंधी शुल्क। तो इसमें आसानी से जो स्थानांतरित किया जा सकता है वह बिक्री योग्य पूंजीगत वस्तुओं पर लगाया गया कर है। इसको आसानी से दूसरे पर टाला जा सकता है, आसानी से दूसरे पर स्थानांतरित किया जा सकता है। अर्थात कह सकते हैं बिक्री कर जो है कैसा कर है? बिक्री कर अप्रत्यक्ष कर है, अप्रत्यक्ष कर को आसानी से हस्तांतरित किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, यदि आर सहसंबंध गुणांक है और बी एक्स और बी वाई एक्स और बी एक्स वाई प्रतिसरण रेखाओं एक्स पर वाई और वाई पर एक्स क्रमशः प्रतिसरण गुणांक है, तो आर बराबर होगा, तो आर बराबर हो जाएगा अंडर रूट बी एक्स वाई इंटू बी वाई एक्स, तो यार डी ऑप्शन में दिया गया। 46 का सही आंसर डी है। अगला 47 नंबर प्रश्न है, का स्क्वायर परीक्षण का क्या परीक्षण करने के लिए उपयोग किया जाता है? तो का स्क्वायर परीक्षण का जो है उपयोग गुणात्मक चरों के बीच साहचर्य मापने के लिए किया जाता है, गुणात्मक चरों के बीच साहचर्य मापने के लिए किया जाता है। 47 का सही आंसर बी है। अगला 48 नंबर प्रश्न है, यादृच्छिक प्रतिचयन का अभिप्राय है? ए, प्रेक्षणों का चयन उद्देश्य के साथ किया गया है, प्रेक्षणों को व्यवस्थित ढंग से चयनित किया गया है। यादृच्छिक प्रतिचयन का अभिप्राय, तो प्रेक्षणों को व्यवस्थित ढंग से चयनित किया गया है, प्रेक्षणों का चयन मनमाने ढंग से किया गया है, प्रेक्षणों को गुच्छों में चयनित किया गया है। तो यादृच्छिक प्रतिचयन का अभिप्राय जो है प्रेक्षणों को व्यवस्थित ढंग से चयनित किया गया है, बी ऑप्शन सही है। अगला 50 नंबर प्रश्न है, अभिकथन ए फिशर का अभिसूचक आदर्श अभिसूचक है? सही है। फिशर का अभिसूचक समय विपर्यास तथा उपादान विपर्यास परीक्षणों को संतुष्ट करता है। तो ए और आर दोनों सत्य हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है, तो 50 का सही आंसर ए है। इस प्रकार से आज की इस क्लास में हम लोगों ने जून 2013 यूजीसी नेट अर्थशास्त्र द्वितीय प्रश्न पत्र को सॉल्व किया। यह प्रश्न
जितने भी प्रश्नों को हम लोगों ने अध्ययन किया, यह प्रश्न आगामी शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। इसके पहले हम लोगों ने यूजीसी नेट के कई पेपर सॉल्व किए हैं, जिन पेपरों में जुलाई 2016 का, दिसंबर 2015, जून 2015, दिसंबर 2014, जून 2014 और दिसंबर 2013 का पेपर हम लोगों ने सॉल्व किया। आज के इस पेपर में हम लोगों ने जून 2013 का पेपर सॉल्व किया है। अब अगला जो पेपर हम लोग सॉल्व करेंगे वह रहेगा दिसंबर 2012 का पेपर। इस प्रकार से हम लोग 2004 तक जितने भी पेपर हैं सॉल्व करेंगे।